दोस्तों, राजनीति का खेल बहुत अजीब है। यहाँ कभी कोई मुद्दा छोटा नहीं होता और कभी कोई बड़ा वादा भी कागज पर ही रह जाता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता हमेशा उम्मीद लगाए बैठी रहती है कि शायद इस बार उसके सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन जब जनता के सवालों की आवाज कोई बड़ा नेता उठाता है, तब राजनीति का पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भाजपा सरकार से 3 ऐसे सवाल पूछ दिए जिनका कोई सीधा जवाब नहीं था। मायावती लंबे समय से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय रही हैं। उन्हें 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है और उनकी पहचान दलितों, पिछड़ों और वंचितों की नेता के रूप में होती है। पिछले कुछ समय से वे ज्यादा आक्रामक राजनीति नहीं कर रही थीं। विरोधी दल यह कहने लगे थे कि मायावती अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, लेकिन अचानक उन्होंने ऐसे 3 सवाल उठा दिए जिनसे भाजपा सरकार को जवाब देने में पसीना आने लगा। पहला सवाल बेरोजगारी का था। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा हर साल शिक्षा पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा ने 2014 में और फिर 2019 में चुनावों के दौरान वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री के भाषणों में यह बात बार बार कही गई, लेकिन आज हालत यह है कि लाखों पद खाली होने के बावजूद भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही देखें तो शिक्षक भर्ती सालों से अटकी रहती है। कभी परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, कभी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में फंस जाती है, तो कभी सरकार चुप्पी साध लेती है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में भी यही हाल है। मायावती ने पूछा कि जब लाखों पद खाली हैं तो उन्हें भरने से रोक कौन रहा है? क्या भाजपा सरकार नौजवानों का भविष्य अंधेरे में धकेल रही है? यह सवाल सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उन लाखों युवाओं की आवाज थी जो सालों से तैयारी करते करते थक चुके हैं। गांव से लेकर शहर तक हर घर में एक न एक बेरोजगार नौजवान है। माँ बाप अपनी पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, लेकिन नौकरी न मिलने से उनका सपना टूट जाता है। यह सवाल उठते ही सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर पर बेरोजगारी से जुड़े हैशटैग ट्रेंड करने लगे और हजारों वीडियो वायरल हो गए। दूसरा सवाल महंगाई और किसान का था। आज महंगाई हर किसी की जेब पर बोझ डाल रही है। घर घर में गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमतें, खाद्य तेल और सब्जियों के बढ़ते दाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। आम आदमी की तनख्वाह वहीं की वहीं है, लेकिन खर्च दुगना हो गया है। किसान तो और भी बुरी स्थिति में है। भाजपा सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी लागत लगातार बढ़ रही है। खाद महंगी, बीज महंगे, बिजली महंगी और डीजल भी महंगा, लेकिन उनकी फसल का दाम वही है। मायावती ने साफ कहा कि जब किसान की लागत दुगनी हो गई लेकिन आमदनी वही रही, तो क्या यह किसानों के साथ धोखा नहीं है? उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार बताए कि किसानों की तकलीफ कब खत्म होगी। यह सवाल सीधा किसान आंदोलन की याद दिलाता था। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक किसान डटे रहे। सरकार ने शुरुआत में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। किसानों को लगा था कि अब उनकी समस्याएं कम होंगी, लेकिन आज भी हालात वही हैं। गन्ना किसान का बकाया समय पर नहीं मिलता, धान और गेहूं का समर्थन मूल्य गारंटी नहीं है। मायावती के सवाल ने भाजपा सरकार को असहज कर दिया, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर आम आदमी से जुड़ा था। हर वह परिवार जो रोज की जरूरत की चीजें खरीदता है, महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और उसका असर सीधे सब्जी से लेकर दूध तक पर दिखता है। इसलिए महंगाई का सवाल भाजपा के लिए जवाब देना आसान नहीं था। तीसरा सवाल सबसे गंभीर था, कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार का। भाजपा सरकार हमेशा दावा करती है कि उसने प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि अपराधी अब प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन कहीं न कहीं से दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार की खबर आती है। हाथरस कांड जैसी घटनाएं देश को हिला देती हैं। जब एक दलित लड़की के साथ हैवानियत हुई और पूरे परिवार को डराकर चुप कराने की कोशिश हुई, तब पूरा देश स्तब्ध रह गया था। मायावती ने सीधा सवाल किया कि जब दलित और पिछड़े सुरक्षित नहीं हैं,
जब महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार हो रहे हैं, तो भाजपा सरकार किस मुंह से कानून व्यवस्था की तारीफ करती है? यह सवाल भाजपा के सबसे बड़े दावे पर चोट था, क्योंकि कानून व्यवस्था ही उसकी चुनावी ताकत रही है। भाजपा अक्सर कहती रही है कि उसने गुंडों और अपराधियों पर लगाम लगाई है, लेकिन जब पीड़ित समाज न्याय के लिए दर दर भटक रहा है तो ऐसे दावे खोखले लगते हैं। इन 3 सवालों का असर तुरंत दिखा। भाजपा नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि मायावती सिर्फ राजनीति कर रही हैं, किसी ने कहा कि विपक्ष का यही काम है। लेकिन जनता के मन में यह सवाल गहराई तक उतर चुके थे। बेरोजगारी का मुद्दा हर युवा को प्रभावित कर रहा था। महंगाई और किसान का सवाल हर घर की रसोई से जुड़ा था, और कानून व्यवस्था का सवाल हर उस परिवार को झकझोर रहा था जो न्याय की उम्मीद करता है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। नौजवानों ने बेरोजगारी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए। किसान संगठनों ने मायावती के सवाल का समर्थन किया। दलित संगठनों ने कहा कि यह आवाज उनकी पीड़ा को सही मायनों में सामने ला रही है। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना कि मायावती का यह कदम रणनीतिक था। लंबे समय से वे चुप थीं, लेकिन सही वक्त पर उन्होंने चोट की। उनके सवाल भाजपा को ही नहीं, बल्कि बाकी विपक्षी दलों को भी सोचने पर मजबूर कर गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी बेरोजगारी और महंगाई पर बोलते हैं, लेकिन मायावती का अंदाज अलग था। उन्होंने सवाल सीधे जनता से जुड़े और जातीय सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर उठाए। इन सवालों के बाद भाजपा सरकार की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक था। युवाओं में असंतोष बढ़ने लगा। किसानों ने फिर से आंदोलन की बातें करनी शुरू की और दलित पिछड़े समाज ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। पहले सवाल ने नौजवानों को, दूसरे सवाल ने किसानों और आम जनता को, और तीसरे सवाल ने दलितों व पिछड़ों को जोड़ दिया। यानी मायावती ने एक साथ 3 बड़े तबकों को संबोधित किया। यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा कदम था। पहले भाग में हमने समझा कि मायावती ने कौन से 3 सवाल उठाए और क्यों यह सवाल जनता के दिल तक पहुंचे। भाजपा सरकार के लिए यह सवाल इतने भारी क्यों पड़े, इसकी वजह भी साफ हो गई। आगे दूसरे भाग में हम देखेंगे कि इन सवालों के बाद भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही, जनता का मूड किस ओर गया, विपक्षी दलों ने कैसी रणनीति बनाई और 2037 के राजनीतिक समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मायावती के सवाल उठाने के बाद भाजपा सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। सरकार के प्रवक्ताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम करता है और भाजपा सरकार ने जितना विकास किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन जनता ने इन बयानों को हल्के में लिया, क्योंकि उनके अपने अनुभव इन बयानों से मेल नहीं खा रहे थे। बेरोजगार नौजवान ने देखा कि उसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। किसान ने महसूस किया कि उसकी फसल का दाम खर्च भी नहीं निकाल पा रहा, और दलित समाज ने देखा कि उनके साथ न्याय पाने की लड़ाई अभी भी अधूरी है। भाजपा नेताओं ने यह तर्क भी दिया कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और इसी वजह से नौकरियों की कमी हुई। लेकिन युवाओं का कहना था कि महामारी के पहले भी नौकरियां नहीं मिल रही थीं और सरकार ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया। किसान संगठनों ने कहा कि महंगाई महामारी से पहले भी बढ़ रही थी और आज भी बढ़ रही है। दलित समाज ने कहा कि अपराध और अत्याचार कोरोना से नहीं बल्कि शासन की नीयत से जुड़ा है। इस तरह भाजपा की सफाई काम नहीं आई। जनता की प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प थी। गांवों में चौपालों पर, शहरों में चाय की दुकानों पर लोग इन्हीं सवालों की चर्चा करने लगे। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि मायावती ने वह सवाल पूछा जो हर युवा के मन में है। किसानों ने कहा कि आखिर कोई तो है जो उनकी तकलीफ को जोरदार ढंग से उठा रहा है। दलितों ने कहा कि मायावती की आवाज ही उनकी सच्ची आवाज है। सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स, वीडियो और चर्चाएं चलती रहीं। कई जगह युवाओं ने धरना और प्रदर्शन भी किए और मायावती के बयानों को पोस्टर पर लिखकर साझा किया। इन सवालों ने विपक्षी दलों को भी हिलाकर रख दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने देखा कि मायावती ने सीधे सीधे भाजपा पर चोट कर दी है। उन्होंने भी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन जनता के बीच यह धारणा बनने लगी कि मायावती ने सवाल सबसे सटीक और सीधे अंदाज में उठाए हैं। कांग्रेस और सपा के बयानों को लोग पुराना मानकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन मायावती का अंदाज नया लगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती ने यह सवाल केवल भाजपा को घेरने के लिए नहीं उठाए,
बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए उठाए। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट ही तय करते हैं कि कौन सत्ता में आएगा। मायावती ने 3 सवालों से तीनों वर्गों को सीधे जोड़ने की कोशिश की। बेरोजगारी का मुद्दा हर वर्ग के युवाओं को छूता है। महंगाई और किसान का मुद्दा ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों को प्रभावित करता है। कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार का सवाल सीधे उनके मूल वोट बैंक से जुड़ता है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि यह सवाल चुनावी समय में जनता के बीच और गहराई से न फैल जाए, क्योंकि भाजपा का पूरा चुनावी मॉडल हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर टिका है। अगर जनता बेरोजगारी और महंगाई पर ज्यादा सवाल पूछने लगे तो उसका पूरा नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए भाजपा ने तुरंत कई योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया। नौजवानों के लिए नई स्कीमें, किसानों के लिए कुछ राहत पैकेज और गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाएं तेज कर दी गईं। लेकिन जनता जानती थी कि यह सब चुनावी ऐलान है, जमीनी हकीकत कुछ और है। विपक्षी खेमे में भी हलचल मच गई। कई लोग मानने लगे कि मायावती की वापसी हो रही है। जो लोग मानते थे कि मायावती अब राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं, उन्हें यह बयान सुनकर हैरानी हुई। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित हो गए। जगह जगह बैठकों में कहा जाने लगा कि अब दीदी फिर से सक्रिय हैं और भाजपा को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरी हैं। मायावती की इस चाल का असर मीडिया पर भी दिखा। अखबारों ने लिखा कि भाजपा को लंबे समय बाद मायावती ने सीधे सीधे चुनौती दी है। टीवी डिबेट्स में मायावती के सवालों पर चर्चा होने लगी। भाजपा के प्रवक्ता बार बार सफाई देते रहे, लेकिन विपक्षी दल उन्हें घेरते रहे। जनता इन बहसों को ध्यान से देख रही थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा कि मायावती ने केवल सवाल नहीं पूछे, बल्कि 2027 के चुनाव का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़ा वर्ग हमेशा निर्णायक रहा है। अगर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा युवाओं को जोड़ दे और कानून व्यवस्था का सवाल दलितों को लामबंद कर दे, तो भाजपा को बड़ी परेशानी हो सकती है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि मायावती के सवालों पर जनता ने भरोसा किया। कई बार विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन जनता उसे चुनावी जुमला मानकर छोड़ देती है। लेकिन इस बार जनता ने महसूस किया कि ये सवाल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। इसलिए यह मुद्दा धीरे धीरे गांव से लेकर शहर तक फैलता गया। मायावती की राजनीतिक रणनीति भी साफ थी। उन्होंने भाजपा पर हमला किया, लेकिन ज्यादा तीखा और कटाक्ष भरा नहीं। उन्होंने सवाल पूछे, आंकड़े बताए और जनता की तकलीफों का जिक्र किया। इससे उनका बयान संतुलित और असरदार दोनों लगा। यही वजह थी कि भाजपा सीधे सीधे उन्हें पलटकर कठोर जवाब नहीं दे पाई।